हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो हाजिर है आपकी फरमाइश पर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सैंपल पेपर का आंसर। एक्चुअली में हुए बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज तो कर दिया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि उसके साथ आंसर नहीं है। तो बच्चों की बड़ी परेशानी होती है कि भाई क्वेश्चन के आंसर भी तो होने चाहिए। तो बच्चों ने लगातार मुझे कमेंट किया, सर में आंसर चाहिए, एक ऐसा सैंपल पेपर चाहिए जो इस साल के बोर्ड के पेपर को हमारे लिए आसान कर दे। तो आपके सामने मैंने लेके आया हूँ। काफ़ी मेहनत से आपके आंसर वगैरह आपको एकदम इस तरह से दिया कि आपको अगर इस वे में आंसर लिखेंगे आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता। दैट मीन्स बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2024, क्योंकि आप लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी का चाहिए मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट नंबर 1 है, क्योंकि इसी तरह के 2 या 3 सेट में और लेके आने वाला हूं। सब्जेक्ट कोड है 326। दैट मीन्स 326 ये किसके लिए है? जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले के लिए मैं जल्दी लेने वाला हूं। यहां पर 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, जहां पर 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, 3 घंटे लिखने के लिए। पहला 15 मिनट को क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना होता है। मार्क्स होंगे 100। यहां पर आपको बिहार बोर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि आपको केवल 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है यहां पर एमसीक्यूज आपके 100 होते हैं, जिसमें से 50 सॉल्व करने पड़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 30 होते हैं, जिसे 15 सॉल्व करने पड़ते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन 8 होते हैं, जिसमें से 4 सॉल्व करने होते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार। जितने भी बोर्ड होते हैं आज तक भारत में, सीबीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड होता है, इसमें सबसे मजेदार पेपर जो बनता है वो बिहार का बनता है, क्योंकि ऑप्शन ही ऑप्शन होता है। हमें केवल 50% ही सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं क्वेश्चन में। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 138, लेकिन 50% सॉल्व करना है। आपके क्या करना है, यहाँ पर ओएमआर शीट दिया रहेगा। ओमर शीट होगा एमसीक्यूज करने के लिए और रिटर्न होगा लिखने के लिए। ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होता है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके 2 पार्ट बने होते हैं, 2 खंड है, खंड अ और खंड व। खंड अ जो है पूरी तरीके से एमसीक्यूज है, लेकिन ध्यान में रखना उसमें से 50 एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है जो आपको सही लगे। तो 50 तो कर लेंगे भाई, 100 में से 50 करना है, आधा करना है। तो इसलिए बिहार बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। अगर इसमें भी अच्छे नंबर नहीं आए तो भाई गड़बड़ है। और खंड ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये 2 नंबर का है, जिसमें 15 प्रश्नों को हल करना है। और इसी के साथ साथ खंड वा का एक और पार्ट है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से हमें 5 नंबर मिलना है और 4 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है, यानी कि 5 के 20 हो गया। ठीक है, हम चलिए, यहां तो कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि भाई पेपर कैसे बना, किस तरीके से होगा, कमेंट बॉक्स में आइए, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। खंड अ से, खंड ए मतलब आपका एमसीक्यूज वाला सेक्शन, जहां पर आपको 1 से लेके देखिए 10 लिखा हुआ है, तो ये 100 होगा। मतलब 1 से 100 तक के क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई 50 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको करने हैं। मैं आपको 100 के 100 का आंसर बताऊंगा। ठीक है, 100 के 100 का आंसर, और थोड़ा स्पीड में चलेगा क्योंकि बहुत सारा लंबा है। थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप वही बोरियत महसूस करें। मैं सोचता हूँ जल्दी में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया है, ये बिहार बोर्ड की गवर्नमेंट की जो शिक्षा विभाग है, वहां से ये सैंपल पेपर रिलीज हुआ है। मैं केवल उस सैंपल पेपर का आंसर आपको बता रहा हूं। तो ये ध्यान में रखा है कि सर ने अपने मन से क्वेश्चन दे दिए हैं, मेरे मन से क्वेश्चन नहीं है, बिहार बोर्ड का। हाँ, नेक्स्ट वाला जो होगा, मैं आपको पुराने कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें से मिक्स करके क्वेश्चन सैंपल पेपर दूंगा, जो आपके लिए तैयारी करने के लिए आसान होगा। जो एमसीक्यू सेक्शन होता है खंड ए, आपके इसके आंसर के लिए ओमआर शीट मिलेगा। ओमआर शीट पता है ना, जहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी दिए रखते हैं ए बी सी डी, जहाँ पर आपको ए बी सी डी जो भी आंसर होगा उसको गोला करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मतलब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में साधन सीमित और लोगों की आवश्यकता असीमित होती है, तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए, इस बात को चुनना पड़ता है। तो इसका मतलब होता है आर्थिक समस्या, चुनाव की समस्या है। हमारा आंसर है ओमर शीट में ए पर गोला कर देना है इस तरीके से, यानी कि यार इज द राइट आंसर इज ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत होता है, आपको लगता है कि कहीं ना कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं हूं उस चीज को। हो सकता है ह्यूमन एरर्स हो जाए, लेकिन आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी जो समाज के लिए काम करे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे मूल उद्देश्य ही होता है कि देश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करना। तो यहां पर ऑप्शन दे रखा है अधिकाधिक उत्पादन,
आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा, लेकिन आपका आंसर होगा अधिकतम लोक कल्याण अथवा समाजवादी में पूरे समाज के लिए काम किया जाता है, सरकार के अधीन पूरा आर्थिक जो है गतिविधियां होती, इसलिए वो लोक कल्याण के लिए काम करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? हमारे पास बेसिकली 3 अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। यहाँ पर एक राजतंत्र है जो कि खत्म हो चुका है अब तो फिलहाल। देखिए हमारे पास जो कीमत तंत्र के आधार पर फैसले लिए जाते हैं ना, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, क्योंकि इसी को हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, माइंडेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू, आपको बताना है एमयू का फॉर्मूला कौन सा होगा? डेल्टा टी अपन डेल्टा क्यू, डेल्टा एमयू अपन डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी यू, डेल्टा क्यू अपन भाई क्यू से डिवाइड। तो भैया ये दोनों तो सरासर गलत है, एमयू पूछा गया तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर होगा। जब आपको सही ना पता हो तो गलत को निकाल के अलग कर दो, आपको सही पता चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाए? सम सीमांत मतलब जब कोई उपभोक्ता अपनी आय को अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो, तो उसे सम सीमांत उपयोगिता। इसका मतलब कुछ आय को ए पर, कुछ आय को बी पर, कुछ आय को बी पर खर्च कर दिया, तो आय को उसने क्या कर दिया? शिफ्ट किया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। तो यहां पर हमको सम सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। क्लियर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे पूंजी खाता एक होता है पूंजी खाता और एक होता है चालू खाता, जहां पर डेली टू डेली नॉर्मल गतिविधियों को एंट्री करती चालू खाता। ऐसी चीजें जो संपत्ति और दायित्व को प्रभावित करती है वो होता है पूंजी खाता। देखिए सरकारी सौदा पूंजी खाता, एक पक्षीय अंतरण जो है चालू खाते का होता है, पूंजी खाते का नहीं होता। तो ऑप्शन होगा बी। आप पहले पूरा पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं एक पक्षीय अंतरण इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें हैं? मैंने जब क्लास लिया था लाइव क्लास, जिन्होंने लाइव क्लास नहीं जुड़ते मैं बता दूं, डेली शाम की 8 बजे आप लाइव क्लास से जुड़ी, आपको हर एक चीज डिटेल से मिलेगा, बेल नोट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है? तो उपभोक्ता संतुलन की शर्त उदासीनता वक्र में ऑप्शन दिया हुआ, उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करती हैं, बिल्कुल सही है, कीमत रेखा को स्पष्ट करती है, इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के नोतोदर होता है, ये भी सही है। दोनों शर्त जब दोनों ही सही है, डी वाला तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मांग वक्र की ऋणात्मक ढलान का कारण क्या है? मांग वक्र आपको पता है, ये मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है ये। अब बात यह है कि ऊपर से नीचे तक क्यों गिरता है? क्योंकि यहाँ पर वस्तु और वस्तु की मांग की मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है, वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, आय प्रभाव होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तो क्या आंसर है? उपरोक्त सभी। यहाँ पर सभी के कारण जो है ये कीमत के कारण वस्तु की मांग में प्रभाव होता है, और इसमें ये इसके पीछे ये तीनों मेथड काम करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उपरोक्त सभी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, विकासशील देश में राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होता है? राजकोषीय नीति वह नीति होता है जो सरकार अपने बजट के माध्यम से तैयार करती है, बजटीय नीति भी बोलते हैं। तो विकासशील देश क्या चाहता है? पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना, या इनमें से सभी धन में रखना। ये तीनों के तीनों एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि हर कोई चाहता हमारे पर पूंजी निर्माण बढ़े, निवेश बढ़े, देश की स्थिरता बनी रहे, और विनियोग तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसके मतलब हमारा आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सामूहिक पूर्ति को व्यक्त किया जाता है किस प्रकार से? सामूहिक पूर्ति किसी भी देश में सभी नागरिकों या उत्पादकों के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के मूल्य का योग सामूहिक पूर्ति होता है, जिसको हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। और सामूहिक पूर्ति यानी कि एच बराबर इसका फार्मूला होता है एच प्लस सी, सॉरी, तो राष्ट्रीय आय और बी दोनों ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 है, 4 में से 3 गलत है, 1 सही है। मनुष्य की आवश्यकता सीमित होती है, भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत है।
साधन सीमित होते हैं, ये ऑप्शन सही है कि साधन सीमित होते हैं, साधन किसी का असीमित नहीं हो सकते। जिनके असीमित है वो अलग बात है कि, लेकिन नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता, ये भी गलत है। नीचे वाले का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पर पूर्ण रोजगार के स्तर पहले से निर्धारित हो जाए, मतलब जहां पर संतुलन होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अर्थव्यवस्था में आय का स्तर है तो आय का स्तर इस तरह से होता है, ये होता है एएस और ये होता है एडी, तो यहाँ पर आय स्तर होना चाहिए, यानी कि ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर कहा जाता है इससे पहले ही निर्धारित हो जाए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, कौन सी स्थिति होगी? देखिए यहाँ पर मांग यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है, जब मांग जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यून मांग की दशा। क्वेश्चन को पढ़ के लॉजिकली समझिए, आंसर अपने आप मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है? याद रखना, इस चीज को रट लेना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये कहने वाले हमारे महाप्रभु एडम स्मिथ है, जिनको अर्थशास्त्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत क्या? उपयोगिता के दो सिद्धांत है, एक है गणनावाचक और एक है क्रमवाचक। तो प्रोफेसर मार्शल ने तो गणनावाचक सिद्धांत को प्रतिपादन किया, प्रोफेसर एलन हिक्स ने जो है क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमारा पर आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चार में से कौन सा सही है? स्फीतिक अंतराल कुल न्यून मांग की माप है। भाई स्फीतिक अंतराल में जहां पर होती है, जहां पर वस्तु की मांग जितनी होनी चाहिए नहीं होती है, तो ये सही है। स्फीतिक अंतराल अतिरिक्त मांग की माप है, ये भी सही है। ये दोनों जब सही है तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। 16, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग खिसक जाता है कहाँ? देखिए पेट्रोल और कार ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं। जब ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं तो हम इस तरह समझिए, यहाँ पर आपकी पेट्रोल की कीमत और यह कार की मांग, पेट्रोल की कीमत पहले यहाँ थी, कार की मांग यहाँ हुई, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो कार की मांग के कीमत बढ़ जाएगी, देखिए मांग क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब होता है ये बाईं की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। 17, कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? निवेश और आय के बीच में, क्योंकि यहाँ पर गुणक बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर निवेश के कारण आय में होने वाले परिवर्तन के संबंध को गुणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये किसने कहा? तो आपको ये जो कथन होता है ना, स्टेटमेंट, आपको कहीं कॉपी में लिख के रहना चाहिए। स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा जे.एस. मिल। बेनम है, मेयर से सैमुअल्सन भी है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा ए, जे.एस. मिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19, उदासीनता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात कौन? तो जब हम दो वस्तुओं की बात करें, उदासीनता वक्र विश्लेषण में जो विश्लेषण बनाया जाता है दो वस्तुओं के बीच में, ये हो गया वस्तु बी, हो गया वस्तु ई, तो ये कौन दर्शाता है? ये दर्शाता है तटस्थता वक्र, जिसको उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, अनाधिमान वक्र भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये हमारा तटस्थता वक्र भी होता है और इसको अनाधिमान वक्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से बोल दूं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, डेली की शाम की 8 बजे की लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है? रोजगार गुणक, गुणक जो होता है एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सबसे पहले बताया था प्रोफेसर काहन ने, कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो गुणक होता है वो इस प्रकार से काम करता है कि अगर आप निवेश करेंगे, ठीक है, या फिर आप जो है अर्थव्यवस्था में मांग की वृद्धि करेंगे, काम में वृद्धि करेंगे, तो इस प्रकार में रोजगार में भी वृद्धि होती है। और इसको प्रोफेसर काहन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तरलता अधिमान सिद्धांत, यहाँ पर तो आपको ऑप्शन देखिए नहीं, इस तरह की चीजें जो सिद्धांत है, स्टेटमेंट है, ये प्रतिपादन किया है किसके है, इसमें तो आपको रटना है ये सब चीजें। तो यहाँ पर ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत देने वाले प्रोफेसर जे.एम. कीन्स है। ये वही प्रभु है जिनको हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स
यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से पूरे समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा जेएम कीन्स का ही नाम आता है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है कब? जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। क्यों? क्योंकि जब मंदी तब आती है कि मान लीजिए ये एएस है, ये एडी है, तो एडी कम है, मतलब सामूहिक मांग जब कम होती है तो इस स्थिति में देखिए ये क्यों है, उत्पादन और रोजगार दोनों में कम हो जाती है, तो मंदी की स्थिति में ही होती है। भारत में 1959 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? यहाँ पर ये आपको दिमाग में याद रखना चाहिए कि 1959, और ये हुआ था 19 जुलाई को। कब हुआ था? 19 जुलाई 1959 को। तब जो है देश की जो पीएम थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने एकाएक सबको ये चौंका दिया कि हम सभी बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। तो ये 19 जुलाई 1959 की घटना है जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जाता? मांग की लोच की गणना के लिए हम व्यय विधि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अनुपातिक विधि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। बिंदु रीति का भी प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। तीनों ही सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है किस विधि से नहीं किया जाता, तो हमारा आंसर होगा उत्पाद रीति, क्योंकि उत्पाद रीति किसके लिए प्रयोग होता है? राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। 25, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही थी राष्ट्रीयकरण के बाद से, जब सरकारी बैंक हो गया, उनमें शिकायत थी कि ये जो है कस्टमर के साथ सही से डील नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम दिया गया है गायपुरिया समिति, क्योंकि यहाँ पर जो गायपुरिया साहब थे वो समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम पड़ गया गायपुरिया समिति। मांग के विस्तार का क्या कारण है? मांग का विस्तार और एक होता है मांग में संकुचन। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मांग का विस्तार। यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसको मांग का विस्तार कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां मांग वक्र अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकता है। वक्र वही होता है लेकिन नीचे की ओर संचलन हो जाता है, इसे मांग का विस्तार कहा जाता है। क्वेश्चन 27, कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? क्योंकि साख नियंत्रण के दो उपाय होते हैं, एक परिमाणात्मक जिसको मात्रात्मक भी कहते हैं, दूसरा आता है गुणात्मक। तो यहाँ पर परिमाणात्मक नहीं है। देखिए बैंक दर मात्रात्मक है, खुले बाजार क्रिया है, नगद कोष अनुपात जिसको सीआरओ बोला जाता है, ये सही परिमाणात्मक में। तो बचता है नैतिक है, इसको बोलते हैं गुणात्मक उपाय, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आय बढ़ने के साथ साथ कोई भी जिसकी मांग इनकम थोड़ी बढ़ जाती है ना, जो खराब क्वालिटी की माल होता है ना उसको नहीं खरीदता है, यानी कि गिफिन वस्तुएं कहते हैं कि आय बढ़ने के साथ उपभोक्ता हमेशा किसकी गिफिन वस्तु हो, जिसको घटिया या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु भी कहते हैं, कि मांग घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे है? प्रोफेसर कीन्स के सिद्धांत का संबंध प्रभावपूर्ण मांग से है। एक ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था की सामूहिक मांग अर्थव्यवस्था की सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है, उसे हम प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अस्पष्ट लागतें में समझ। अस्पष्ट लागतें कौन सी लागतें? पहले समझ। अस्पष्ट लागतें वो लागतें होती हैं जहां पर एक उत्पादन प्रक्रिया में मौद्रिक व्यय के अलावा कुछ ऐसे व्यय भी होते हैं जिसका लेखा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, तो उसके अस्पष्ट लाभ कैसे? एक किसान की खुद के खेत में की गई मजदूरी, मालिक के खुद के घर का किराया, तो यहाँ पर इन सब का लेखा एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन लागत तो लगती है ना। तो यहाँ पर कच्चे माल का व्यय किसी और को देना पड़ता है, श्रमिक को बाहर को देना पड़ता है, बीमा व्यय बाहर को, तो ये तीनों स्पष्ट लागतें हैं। लेकिन अगर उत्पादक अपने खुद की पूंजी जो पैसा उसने बिजनेस में लगाए उसका ब्याज की गणना नहीं करता है ना, तो वो अस्पष्ट लागत है, क्योंकि ये किसी बाहरी आदमी को नहीं देना पड़ता, इसके लिए कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं अस्पष्ट लागतें। 31, मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं है? मौद्रिक लागत के 3 घटक होते हैं, मैं बता दूं, स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ और अस्पष्ट। ये तीनों का टोटल 1, 2 और 3 तीनों के टोटल मौद्रिक लागत होता है। तो कौन सा नहीं आया? वास्तविक लागत। वास्तविक लागत हमारा आंसर है जो
हमें टिक करना है, मौद्रिक लागत का घटक नहीं है, वास्तविक लागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फर्म को लाभ मिलता है कब? एक फर्म को तब लाभ मिलता है जब औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है, ये किसने कहा था? ये सिद्धांत है ना, इसको बोलते हैं रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत। रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत, जिसमें प्रोफेसर फीगू, मार्शल, रिकार्डो वगैरह सभी जेबीसी शामिल है, लेकिन ये कथन देने वाले हैं प्रोफेसर रिकार्डो है, क्योंकि मजदूरी के सिद्धांतों का प्रतिपादन रिकार्डो ने ही किया था और उसी में एक सिद्धांत दिए हुए मजदूरी कटौती सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जेएम कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? और इसका आंसर है 1936 में प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? ऋण की उपलब्धता बढ़ाने का मतलब ये हुआ देश में मुद्रा पूर्ति को बढ़ाना, यानी कि साख का क्या करना? विस्तार करना। तो साख के विस्तार करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है? नहीं, क्योंकि रेपो रेट से साख का संकुचन होता है। रिवर्स रेपो को बढ़ाया जाता है? नहीं। सरकारी प्रतिभूति को खरीदा? यस। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से प्रतिभूतियां सरकार के पास और पैसे जनता में, साख का विस्तार होगा, इसी को बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संगठन नहीं है? मतलब आपको ऋण के घटक बताने हैं। नगद साख है, अधिविकास भी है, विनिमय पत्रों की कटौती और साख निर्माण। साख निर्माण जो है व्यापारिक बैंकों का एक कार्य तो है, लेकिन ऋण वाला कार्य नहीं है, क्योंकि इसे ऋण देने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर साख का निर्माण ऋण का घटक नहीं है, ऋण देने की प्रक्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, वाणिज्यिक बैंकरों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? जब उनके पास नई जमा राशि शून्य हो जाती है भाई, क्योंकि ऋण तभी दिया जा सकता है जब उनके पास जमा राशि होगी। जमा राशि नहीं है तो ऋण भी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? ध्यान में रखें, मांग की लोच 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार मांग। ये 4 कैटेगरी, 4 प्रकार की लोच होती है, इसको बोलते हैं मांग की 5 लोच श्रेणियां। एक रिजुरेडी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होती है? रिजुरेडी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर, अगर मध्य बिंदु होता है इसमें इस प्रकार से, सॉरी ये तो पूर्ति हो गया, तो मध्य बिंदु का इस तरह से होता है और मांग की लोच इसमें हमेशा इकाई होगी कि दोनों में एक समान परिवर्तन होगा। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? एक अर्थशास्त्र में उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसी वस्तु में निहित ऐसी शक्ति होती है जिससे उसको प्रयोग करने वाले की आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च तटस्थ वक्र संतुष्टि के कौन सा स्तर बताता है? शून्य, उच्च, निम्न, समान। आंसर है बी, क्योंकि तटस्थ वक्र जितना ऊपर की ओर बनेगा इस तरह से हमारा संतुष्टि का स्तर उतना ही ऊपर बनेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, अति पर वलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? अति पर वलयाकार मांग वक्र का मतलब होता है एक ऐसा मांग वक्र वो इस तरह से बनता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो लोच होती है जितना होगा वो एक समान मतलब परिवर्तन होता है कीमत में और मांग की मात्रा में, इसलिए यहाँ पर जो अति परवलय की स्थिति में सापेक्षता लोचदार मांग जो होती है ना, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलत बोल गया, अति परवलय के बाद एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर मांग की रेखा हमें थोड़ा सा नीचे की ओर डाउन हो जाता है, जिसके कारण कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है। ऐसे में सापेक्षता लोचदार होता है, यानी कि कीमत लोच 1 से ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार उत्पाद के प्रथम चरण में, परिवर्तन अनुपात के नियम में 3 चरण है। कौन सा चरण है? उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति पहला नियम है कि पहला नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम,
एक ऐसा नियम जहां पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों ही ऊपर की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट। निम्नलिखित में से सही कौन सा है? फार्मूला दे रखा है टीबीसी, कुल परिवर्ती लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत। ये हमारा राइट आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं, ये हमारा राइट हो गया क्योंकि यही फार्मूला है। बाकी देखिए क्योंकि यहाँ पर ए बी सी दोनों ये सब कुछ भी नहीं लिखा तो हमें देखने चार ऑप्शन दे रखा है क्लियरली, उसमें से एक ही सही होना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? एक फर्म अधिकतम लाभ कहाँ कमाएगा? जब एम आर बराबर एम सी हो, जहाँ एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। ये दोनों ही पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को दर्शाता है, इनकी दोनों ही स्थितियां होनी चाहिए जब एक फर्म को अधिकतम लाभ होगा, मतलब ये वाली स्थिति। यहाँ पर हमारा ए आर और एम आर दोनों बराबर होते हैं और एम सी वक्र नीचे से काटता हुआ होता है इस तरह से। तो ये जो स्थिति होती है अधिकतम लाभ वाली स्थिति होती है, इसका मतलब ये दोनों ही शर्त पूरी होनी चाहिए। 46 निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य तथा ऋणात्मक नहीं हो सकता? सीमांत आगम एक ऐसे, देखिए एकाधिकार में सीमांत आगम नीचे की ओर आ जाता है, एकाधिकार प्रतियोगिता में नीचे आ जाता है। केवल पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी स्थिति होती है जहां पर सीमांत आगम पैरेलल होता है एक्स एक्स के, जहां पर ए आर और एम आर दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47 सम विच्छेद बिंदु कब उत्पन्न होता है? सम विच्छेद बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कुल लागत और कुल आगम आपस में बराबर होता है, उसको बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। ये हमारा कुल आगम है और ये हमारा कुल लागत है, ऑप्शन नंबर सी राइट। 48 अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति में अगर धनात्मक संबंध हो, ये ऊपर के बताइए कौन सा नियम बताता है? ये नियम है पूर्ति का नियम। ये बताता है कि कीमत में वृद्धि से पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होगी और अगर कीमत में कमी होती है तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, यानी कि कीमत में परिवर्तन और इधर हो गया मांग में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन जो है पूर्ति, किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और कीमत में परिवर्तन कम हो रहा है, तो इस स्थिति में जो लोच होगी वो इकाई से अधिक होगी। ई एस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है ना, आपको घबराना नहीं है, मुझसे पूछना है। ई एस इक्वल टू 0 कौन सी लोच होती है? क्योंकि पूर्ति की लोच भी 5 प्रकार की होती है। ई एस इज ग्रेटर देन 1, ई एस इज स्मॉलर देन 1, ई एस इज इक्वल टू 0, ई एस इज इक्वल टू 1, ई एस इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। तो ये वाली स्थिति कौन सी होती है? ये तब होती है जब हमारी पूर्ति की लोच पूर्णतः बिलोचदार होती है, मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर भी अगर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, लेकिन मैं आपको सारे आंसर दे रहा हूं क्योंकि आपका आंसर पता होना चाहिए। 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एमसीक्यूज आपके, इसमें से कोई भी 20-25 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही आने, ध्यान रखिएगा। रट लीजिए इसको। एकाधिकारी बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एकाधिकारी बाजार की विशेषता नहीं है। एक विक्रेता एकाधिकारी की सबसे पहले विशेषता है, सही है। एक अधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक होता है, बिल्कुल सही। फर्मों के प्रवेश और स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारी विशेषता नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 52 राष्ट्रीय आय की गणना में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसमें से किस चीज को राष्ट्रीय आय में इंक्लूड किया जाता है? पुरानी वस्तु क्रय विक्रय नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं, हस्तांतरण भुगतान नहीं, तो बचा कौन सा? डी। नई एवं अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राइट ऑप्शन इज डी। जीएनपी अविस्फीतक क्या है? जीएनपी अविस्फीतक एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, नगद जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से भाग करने के बाद 100 से गुणा कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम है, मूल्य संचय करना है, लेखा की इकाई के रूप में कार्य करना है, लेकिन कीमत स्थिरता करना मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 55 मुद्रा कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा कार्य, यहाँ पर भी विनिमय का माध्यम सही है, मूल्य का संचय सही है, मूल्य का माप भी करता है मुद्रा, लेकिन साख का आधार मुद्रा का प्रमुख कार्य नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से कौन सा जुड़ा हुआ है? 1991, नरसिम्हा समिति, वाईवी रेड्डी कमेटी, ए और बी दोनों। वाईवी रेड्डी कमेटी बैंकिंग सुधार से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे, ए और बी दोनों। केंद्रीय बैंक का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का कार्य नोट रिकवर करना होता है, सरकार का बैंक के रूप में कार्य करना होता है, विदेशी विनियोग कोषों का संरक्षण भी करना होता है, तो साख निर्माण करना केंद्रीय बैंक का नहीं, ये जो कार्य है ये वाणिज्यिक बैंकों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेंगे हम। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, हमारा आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका संबंध नरसिम्हन समिति से? अभी उसके ऊपर भी दो क्वेश्चन अपने इससे रिलेटेड पड़ा हुआ है, बैंकिंग सुधार से डायरेक्टली संबंध होता है नरसिम्हा समिति का, ऑप्शन नंबर बी। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है? स्थिर पूंजी जो हमारे पास संपत्ति वगैरह होती है उसका उपभोग, मतलब उस पर कमी होती है मूल्य में, उसको क्या कहा जाता है? निवेश, पूंजी निर्माण, घिसावट। इनसे कोई आंसर होगा घिसावट व्यय। इसको जो है हम मूल्यह्रास के नाम से भी जाना जाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग, घिसावट व्यय और मूल्यह्रास तीनों एक ही चीज है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किन के द्वारा प्रस्तुत की गई? एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई, ऑप्शन नंबर ए। पेंशन और बेरोजगारी भत्ता क्या है? हस्तांतरित आय है। यस, बिल्कुल हस्तांतरित आय, क्योंकि पेंशन और बेरोजगारी भत्ता इसके बदले में किसी प्रकार का भुगतान वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, ये वन वे होता है, जो वन वे होता है वो हस्तांतरित आय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन राजस्व प्राप्ति का अंग नहीं है? राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जिससे सरकार के एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आयकर, सीमा शुल्क और सेवा कर, ये तीनों राजस्व प्राप्ति हैं। केवल आंसर है ऋणों की वसूली, क्योंकि ऋणों की वसूली कर लिया जाएगा, संपत्ति में कमी आएगी, और संपत्ति कमी होना ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ठीक है ना, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहा जाता है? कुल आय और कुल, ये हो गया अनुपात। कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को हम बोलते हैं एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। सी। 65, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किसने किया? इसका आंसर होगा कुजनेट्स, और इनका पूरा नाम है साइमन कुजनेट्स से। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन आता भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय का लेखांकन का प्रयास किसने किया, तो आपका आंसर होता है प्रोफेसर दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की बात कही थी, और उन्होंने ये प्रयास किया था 1867 में, 67-68 में। और उन्हें उस टाइम बताया था कि भारत में राष्ट्रीय आय के माध्यम से हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। उस समय कब? 1867-68 की बात हो रही है। विश्व में कुजनेट हमारा राइट आंसर है। 66, निम्नलिखित में से कौन संकुचित मुद्रा है? M1 बिल्कुल संकुचित मुद्रा है, M2 भी, M3 ये बृहद मुद्रा इसको बोलते हैं, विस्तृत मुद्रा या बृहद मुद्रा। हमारा ऑप्शन होगा M1 और M2, ऑप्शन नंबर डी। 67, उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? नाम ही उत्पादन विधि है तो उत्पादों को ही जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तरलता पास जाल में ब्याज की दर क्या मान रहता है? तरलता पास में ब्याज दर का मान हमेशा कम रहता है, क्योंकि ब्याज दर जितना कम होगा, ब्याज दर जितना भी कम होगा, मुद्रा की पूर्ति भी उतना ही बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हम टिक करेंगे यहाँ पर। 69, कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित किस पर आधारित है? प्रभावपूर्ण मांग के आधार पर, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था का कुल मांग अर्थव्यवस्था की कुल पूर्ति के आपस में बराबर होती है, उस स्थिति को जो है प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि MPC 0.5 हो, अगर MPC 0.5 है तो गुणक क्या होगा? भाई MPC दे रहा है, गुणक का मान पूछा है डायरेक्टली, आप यहाँ पर क्या लगाइए? फार्मूला लगाइए। गुणक बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, ये फार्मूला याद करके रखिएगा। तो पर 1/1 माइनस MPC कितना है? 0.5 इक्वल टू 1/1 में से 0.5 माइनस कर देंगे, 0.5 बचेगा। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाया, आंसर आएगा 5 × 5 5 दूनी 10, दैट इज 2, ऑप्शन नंबर डी। इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको करना है, समझना है, ठीक है? डाउट होता है पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुणक 4 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगा? MPC निकालना है आपको। सेम वही फॉर्मूला उसके ऊपर वाला होता है, यहाँ पर k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, और k की वैल्यू 4 है, हमें निकालना 1 माइनस MPC, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को नीचे से 4 माइनस 4 MPC बराबर 1।
अब ये 4 इधर आ जाएगा, -4 MPC इक्वल टू 1 -4 इक्वल टू -3। तो MPC इक्वल टू कितना जाएगा 3/4, 4 से भाग कीजिए, पॉइंट लगाया, 4 सत्ते 28, 4 5 20, 0.75 हमारा आंसर होगा। 72 ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में कौन सी, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में जो प्रचलन में था वो स्थिर विनिमय दर प्रचलित थी। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय और कॉफी। ठीक है, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जैसे हम जो है कोलगेट की बात करते हैं, कोलगेट पेस्ट और पतंजलि पेस्ट, ये या तो कोलगेट यूज़ करोगे या पतंजलि यूज़ करोगे, तो ये स्थानापन्न वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच क्या बताता है? मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाएगी। ओके। 75 उत्पादन फलन निम्नलिखित से कौन सा है? C इक्वल टू C मतलब लागत होता है तो उत्पादन की बात ये तो नहीं होगा। QS इक्वल टू PQ मात्रा और कीमत बराबर नहीं हो सकती, ये भी गलत है। Q इक्वल टू FLK, यहाँ पर Q मतलब होता है मात्रा को बताता है, उत्पादन की मात्रा, LK यहाँ पर बताता है साधन। तो उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C राइट है। 76 मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, किंतु दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, ये किसने कहा? कीन्स ने कहा। ध्यान रखना, ये रट्टा लीजिए, मैंने इस तरह के स्टेटमेंट को आपको दिमाग में रट्टा मार के रखना है कि स्टेटमेंट इसने कहा है, क्योंकि स्टेटमेंट एक समान, एक दो लोग एक जैसा नहीं बोल सकते। राइट। 77 दीर्घकाल में मुद्रा क्या होती है? दीर्घकाल में मुद्रा हमेशा लोचदार होती है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। दीर्घकाल में पूर्ति क्या है? दीर्घकाल में पूर्ति लोचदार होती। बोलते बोलते थोड़ा सा ये टंग ये हो गया, सॉरी फॉर दिस। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति आय की गणना। देखिए नॉर्मली जब फार्मूला आप नेट वगैरह सर्च करेंगे, आंसर आएगा आपका राष्ट्रीय आय बट्टे जनसंख्या प्रति यानी कि, और राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान मूल्य पर भी किया जा सकता है और स्थिर मूल्य पर भी किया जा सकता है। इसका दोनों ही आंसर हमारे लिए सही है। आय व रोजगार संतुलन वही निर्धारित होता है जहां पर कुल मांग और कुल पूर्ति आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें से कोई तो हो ही नहीं, क्योंकि पहला जब सही है तो ये दोनों बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 पत्र मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कम होता है? पत्र मुद्रा कागज की बनी मुद्रा होती है और एक कागज के छोटे से टुकड़े के ऊपर लिखा जाता है 500, तो कागज का मूल्य क्या 500 है? नहीं, कागज का मूल्य कम है, उसके ऊपर अंकित मूल्य ज़्यादा है, बाजार मूल्य ज़्यादा है, यानी कि उसका आंतरिक मूल्य कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 81 अर्थव्यवस्था में सभी साधन भुगतान का कुल योग क्या है? साधन भुगतान का कुल योग सभी साधनों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे लाभ प्लस ब्याज प्लस किराया प्लस मिश्रित आय प्लस वेतन मजदूरी को जोड़ेंगे तो ये सबका टोटल राष्ट्रीय आय को बताता है। ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिकता क्षेत्र में देखिए, एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र और एक होता है प्राथमिकता क्षेत्र। प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में किसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि भी आता है, खुदरा व्यापार भी है, लघु उद्योग भी। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहीं पर लिखा रहता है प्राथमिक, प्राइमरी और प्रायोरिटी में अंतर होता है, तब केवल कृषि को हम टिक करते हैं। यहाँ पर प्राथमिकता है, इसलिए तीनों ही प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। 83 साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का वास्तव में इस राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। इसको आपको बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है, राष्ट्रीय आय है इसका। 84 प्रत्येक फर्म श्रम का उपयोग उस बिंदु तक करती है जब तक श्रम की सीमांत उपयोगिता मजदूरी दर के बराबर नहीं हो जाती। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट है। वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता? वस्तु विभेद एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक समान उपयोगिता की वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है, पैकेजिंग में, साइज में, गुण में, अलग अलग प्रकार की जो है ब्रांड में। जैसे कार की बात कर, कार एक वस्तु है, कार में हैचबैक है, कार में सेडान है, एसयूवी है, ठीक है, ये सब अलग अलग प्रकार की कारें होती है, उसमें अलग अलग ब्रांड है, जैसे सुजुकी है, मारुति, आपका महिंद्रा है, टाटा है, हुंडई है। तो ये कौन से बाजार में इस तरह होता है? ये बाजार वो है जहाँ पर एकाधिकारी और अल्पाधिकार दोनों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर
विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा होती है और सभी के पास वस्तु में कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। 86 अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं का नाशवान मतलब ऐसी वस्तुएं जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, ऐसी वस्तुएं की पूर्ति एक्स अक्ष के समानांतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कीमत घटे या बढ़े, क्योंकि वस्तुएं खराब होने वाली होती है, सप्लाई करना ही होता है। औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर लागत वक्र, औसत स्थिर मतलब जो एक तो स्थिर लागत से होता है, जैसे ए एफ सी बराबर टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू। कुल लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है कुल स्थिर लागत में, जबकि उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसे में जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, औसत स्थिर लागत ऊपर से नीचे को गिरता जाता है। इसका आंसर होगा गिरता है जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। ऑप्शन नंबर सी। स्वश्रमित साधनों की लागत क्या कहलाती है? स्वश्रमित लागत की हमेशा इसको अस्पष्ट लागत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप से किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जाता है। 89 सीमांत आगम परिवर्तन की दर है। सीमांत आगम में परिवर्तन किस चीज़ की परिवर्तन की दर है? कुल आगम में परिवर्तन के, क्योंकि सीमांत आगम की गणना एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस दर या फिर टी सी अपॉन डेल्टा, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी कुल आगम में फार्मूले में थोड़ा सा हो गया। कुल आगम सीमांत आगम की बात कर रहे हैं, एम आर इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू होता है, जो कि ये बताता है कि कुल आगम में कितना परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है। वस्तु की कीमत व पूर्ति के बीच में सीधा संबंध होता है, सही है। पूर्ति बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये भी सही है। टिकाऊ वस्तु की पूर्ति की लोच अपेक्षाकृत लोचदार होती है, ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी डी सारे का सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 91 मांग की लोच क्या है? मांग की लोच की, जब मांग की लोच मतलब ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी वन क्यू, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ये तीनों मांग की लोच का फार्मूला है, ध्यान में रखना। कुछ भी लिखा हुआ इन तीनों में से वो सब सही है, यानी कि आपका कौन सा है? सी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा स्टॉक नहीं है? स्टॉक जो एक निश्चित बिंदु पर मापा जा सकता है, मुद्रा का परिणाम है, धन है, 5 का नोट है, मौद्रिक व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है? अपस्फीति। निम्नलिखित में से गुणक का मान 1/1 माइनस सी लिखा हुआ, तो सी क्या है भाई? गुणक बराबर 1/1 माइनस सी है, इसका मतलब 1/1 माइनस एम पी सी हुआ। सी एम पी सी को बताता है, इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगर हम गलत निकालना है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। उपभोग आय का संबंध उपभोग फलन पर कहलाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत न्यून मांग के सिद्धांत भी कहता है, बिल्कुल सही। न्यून मांग जो है कीन्स का रोजगार सिद्धांत सही आता है। कीन्स ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग गलत है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है जेबीसी का है, जिसको प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 व्यापार चक्र निम्नलिखित में से कौन सा? व्यापार चक्र मतलब देश में महंगाई और मंदी का आना, यानी कि स्फीतिक और अविस्फीतिक दशाएं। ऑप्शन नंबर सी। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कुल बजट व्यय कुल बजट प्राप्तियों से ज़्यादा होता है, यानी कि ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, कुछ बजट प्राप्तियाँ किसको? उधार को छोड़कर, लेकिन वो जो नहीं लिखा हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है, राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? व्यापार क्षेत्र में दृश्यमति शामिल होती है, बिल्कुल सही है। भुगतान शेष व्यापार शेष की तुलना में संकुचित है, गलत है, क्योंकि व्यापार शेष भुगतान शेष का पार्ट होता है, ना कि भुगतान व्यापार का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चारों में से एक सही है। उत्पादन संभावना वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, गलत, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र इस तरह से होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं, गलत, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र होता ही नहीं, केवल निजी क्षेत्र होता है। साधन असीमित होते, ये भी गलत, तीनों ही गलत है। तो सही कौन सा होगा? दुर्लभता समस्या चयन को जन्म देती, बिल्कुल सही, दुर्लभता चयन को जन्म देता है। और एमसीक्यू उसका लास्ट क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत
निम्न में से कौन सा है? सीमांत अवसर लागत MUX डिवाइडेड बाई MUY को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे आपका खंड का पहला खंड, जिसमें से 100 क्वेश्चन है और 100 में से 50 ऑप्शन करने होते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। ध्यान में रखिएगा, इस बार के एग्जाम में इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं खंड का, जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इनकी शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों है, और आपको रिटर्न में डिटेल से लिखना है, राइट? उसकी बात करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट बात करते हैं खंड व। खंड व में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एक तो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न और एक होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 से लेकर 30 तक, जिसमें से आपको 15 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं 30 में से। कोई सभी 15 जो आपको लगे कि ये कर सकते हैं हम। और ध्यान में रखना कि बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना है, 40 से 50 शब्द। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पर आंसर 5 या 6 लाइन में लिखते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, उतना ही लिखिए जितना आंसर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। क्योंकि अब विद रिटर्न दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और यही आंसर रटा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और उसको लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ उतना लंबा ना बढ़े, क्योंकि MCQs को एक्सप्लेन कर दिया और ये रिटर्न में है, तो कहीं पर कोई दिक्कत होती है मुझे जरूर पूछिएगा कि इस क्वेश्चन को से एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पूछा गया है व्यष्टि और समष्टि में परिभाषा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, बाजार आदि का, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र बहुत शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की सामूहिक एवं संपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार आदि। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 प्रमुख साधन होते हैं, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता। चाहिए तो आप लोग इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहो तो इतना लिख दो, आपको आंसर पूरे 2 नंबर ही मिलने हैं। 2 अदृश्य मदों के नाम बताइए। अदृश्य मदें वे मदें होती हैं जिसकी उपयोगिता का प्रयोग तो ये आता है, लेकिन जिसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जिसमें पर्यटन सेवा, बैंकिंग सेवा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा सेवा आदि बहुत सारी दूसरी सेवाएं आती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार के अधीन होती है, इसलिए इसे हम जो है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत का निर्णय जो है बाजार के द्वारा की वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके मार्क्स आपको 2-2 नंबर के हिसाब से मिलने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5, पूंजीगत व्यय की विशेषताएं बताइए। पूंजीगत व्यय में 2 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। ऐसे व्यय जिससे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, या पूंजीगत व्यय सरकार के दायित्वों को कम करती हैं, जैसे ऋण का भुगतान करना सरकार की दायित्व कम होती हैं। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, सरकार के द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण करना, जैसे भवन बना देना, जैसे फैक्ट्रियां लगाना आदि। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए वस्तु Y की वह मात्रा जो वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है, तो त्यागने की दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर को MRS XY को इस तरह कह सकते हैं, डेल्टा X अपॉन डेल्टा Y। मतलब Y में परिवर्तन इसलिए ताकि X में परिवर्तन किया जाए, तो इसी दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। अंतर को 2 तरीके से बताइए, या तो आप इस तरह से अलग अलग लिख के बताइए या फिर बीच में कॉलम खींच के बताइए। प्रत्यक्ष कर, सॉरी ये कर्ज लिख गया, ये कर्ज नहीं होगा, ये इसको बोलेंगे हम कर। ये कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इन करों का भुगतान करता है। इन करों को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता है, जैसे आयकर। जबकि अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो स्वयं ना चुकाकर किसी दूसरे को डाल देता है। इसका मतलब होता है इस करों को टाला जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे GST, वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 8, मांग के नियम की विवेचना कीजिए।
मांग के नियम प्रोफेसर मार्शल की देन है। उनके अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसके विपरीत वस्तु की कीमतें कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विनिमय दर को प्रभावित करने के दो तत्वों को बताइए। विनिमय दर यानी कि विदेशी विनिमय दर को बात की जा रही है। विदेशी विनिमय प्रभावित करने के जो प्रमुख तत्व है वो है बस मांग और विनिमय दर की पूर्ति। जब विदेशी विनिमय की मांग वृद्धि होती है तो विनिमय दर में भी वृद्धि होगी, जबकि विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो विनिमय दर में कमी हो जाती है। मतलब डायरेक्टली विनिमय दर जो है विनिमय की मांग और पूर्ति से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाओं को लिखिए। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं। उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था जिसको उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति के घटते प्रतिफल के नियम उसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम। और उत्पत्ति के ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था इसको बोलते हैं, ये होता है उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत आ जाता है और इसको बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत ये नियम आ जाते हैं। ठीक है, 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्व प्राप्तियों की परिभाषा दीजिए। सरकार की वे प्राप्तियां जो ना तो किसी दायित्व का निर्माण करती हैं और ना ही परिसंपत्तियों को कम करती हैं उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जैसे आयकर, फीस, लाइसेंस, संपत्ति कर आदि जो सरकार के सामान्य गतिविधियों के द्वारा सरकार को प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु के सामान्य वस्तु कब माना जाता है? वह वस्तु जिस वस्तु के साथ उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। मतलब अगर उपभोक्ता की आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग भी बढ़ती है, मान लो ये पहले मांग थी और ये जो है आय, और ये मांग जैसे ही आय में वृद्धि होगी, ठीक है, तो उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। ऐसे में आय और वस्तु की मांग में जब धनात्मक संबंध पाया जाता है तो उसे हम सामान्य वस्तु कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? एक ऐसा वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, ये देखिए वक्र लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि मैं खुद टाइप कर रहा हूं। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में मतलब यहां पर दो वस्तु एक्स और वस्तु वाई के उत्पादन के विभिन्न साधनों को, विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है। तो संयोगों को वक्र के रूप में दर्शाना उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। कर की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक कर की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर से होने वाली आय का उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है और सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15, मोड़ का बिंदु की विवेचना कीजिए। जिस बिंदु पर कुल आगम और कुल लागत, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर कुल लागत, ये हो गया टीसी और ये हो गया कुल आगम टीआर, जिस बिंदु पर ये आपस में बराबर होता है उसी बिंदु को मोड़ का बिंदु या फिर सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ये सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुशल एवं योग्य व्यक्ति जो एक निश्चित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है किंतु कार्य की प्राप्ति नहीं होती है, उससे अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? वह वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे उदासीनता वक्र कहते हैं, जिसको हम इस प्रकार से वक्र के माध्यम से दिखा देते हैं, इस तरह से। उदासीनता वक्र की सबसे बड़ी खासियत है ये किसी भी एक्स को कभी नहीं छूता है और ये मूल बिंदु के उल्टी दिशा में उन्हें उन्नतोत्तर भागता हुआ नजर आता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक मांग की व्याख्या कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में सभी निवासियों के द्वारा किए गए मांगों के योग को सामूहिक मांग कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था के सभी नागरिकों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वस्तु और सेवाओं पर व्यय किया जाता है उसे सामूहिक मांग कहते हैं। और यहाँ पर सामूहिक मांग बराबर होता है लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति पर किया गया व्यय यानी कि उपभोग व्यय, और दूसरा निवेश पर किया गया व्यय यानी कि निवेश व्यय। तो ये होता है दो प्रकार के व्यय, एडी बराबर सी प्लस आई। औसत आगम तथा सीमांत आगम के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए। औसत आगम और सीमांत आगम के संबंध की बात करते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम दोनों की गणना जो है कुल आगम से की जाती है, जहां पर ए आर बराबर होता है टी आर बट्टे क्यू, वहीं पर एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बट्टे क्यू। दूसरी बात, जब औसत आगम में सीमांत आगम दोनों गिरते हैं तो सीमांत आगम औसत आगम की तुलना में तेजी से गिरती है। और नंबर 2, सीमांत आगम ऋणात्मक हो सकती है लेकिन औसत आगम हमेशा धनात्मक ही रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अतिरिक्त मांग से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति की तुलना में अधिक होती है उसे हम अतिरिक्त मांग की स्थिति कहते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां पर अर्थव्यवस्था की वास्तविक कुल मांग आवश्यक कुल मांग की तुलना में अधिक होती है। दोनों का जो अंतर होता है ना, उसे अतिरिक्त मांग के नाम से जानते हैं। सकल निवेश और सकल निवल निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसा निवेश जो वस्तु के सकल मूल्य पर किया जाता है, अर्थात जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, सकल निवेश कहते हैं। जबकि सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा देने के बाद जो बचता है उसे निवल निवेश कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। बाजार की एक ऐसी स्थिति या ऐसा बाजार जहां पर असंख्य क्रेता एवं विक्रेता पाए जाते हैं। समस्त वस्तुओं का एक निश्चित कीमत पर क्रय विक्रय होता है। समस्त का मतलब होता है यहाँ पर समरूप वस्तुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वस्तु होती है सब में कोई भी अंतर नहीं होता, वस्तु विभेद नहीं होता है, ना ही कीमत विभेद होता है। समान वस्तु को समान क्रय पर क्रय विक्रय होता है, उसी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह समझाइए। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र होते हैं, उपभोग क्षेत्र यानी कि घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र यानी कि फर्म। इन दोनों के बीच में आय का जो प्रभाव होता है, जैसे एक तरफ हम लेते हैं घरेलू क्षेत्र और एक तरफ लेते हैं हम फर्म। तो घरेलू क्षेत्र से फर्म को जो जाता है, पहला प्रभाव होता है साधन का, जैसे इनको दिया गया उत्पादन के लिए भूमि, उत्पादन के लिए पूंजी, उत्पादन के लिए श्रमिक, उत्पादन के लिए उद्यमी। तो ये घरेलू से फर्म वाले इन सब का प्रयोग करके घरेलू क्षेत्र को वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करते हैं। वस्तु एवं सेवाएं, घरेलू क्षेत्र वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के बदले में इनको देते हैं मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक भुगतान जिसको बोलते हैं मौद्रिक भुगतान। जबकि फर्म से घरेलू क्षेत्र को जाता है साधन भुगतान, साधनों के प्रयोग के बदले में। इस प्रकार से एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र को किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भुगतान या फिर जो साधनों का इंटरचेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। 24, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना है। उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनका अंतिम रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ये वस्तुएं पुनः जो है उत्पादन प्रक्रिया में नहीं आती हैं। जबकि पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी सहायता से एक उत्पादक उत्पादन कार्य को संपन्न करता है और उपभोक्ता वस्तुओं को तैयार करता है। ठीक है। प्रायः पूंजीगत वस्तुएं लंबे समय अवधि की होती हैं, जैसे मशीन, फैक्ट्री, वाहन आदि। क्वेश्चन नंबर 25, सकल राष्ट्रीय आय की गणना में किन मदों को शामिल नहीं किया जाता है। अगर सकल राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, इसमें प्रमुख मदें जो है शामिल नहीं होती है। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, हस्तांतरण भुगतान और पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है।
साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। साख नियंत्रण क्यों किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण किया जाता है। प्रमुख इसके जो उद्देश्य होते हैं, देश में आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता बनाए रखने के लिए, आर्थिक नियोजन को सफाई बनाए रखने के लिए और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए साख नियंत्रण करना आवश्यक होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध स्पष्ट कीजिए। ध्यान में रखिएगा कि एक अर्थव्यवस्था में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी का योग हमेशा एक के बराबर होता है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण किससे होता है? y बराबर होता है c प्लस एन यानी कि उपभोग और बचत से। इस प्रकार से अगर आय में परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना में कुल उपभोग में भी परिवर्तन होता है और कुल बचत में ही परिवर्तन होता है। दोनों को ही, दोनों साइड में अगर हमने आय में होने वाले परिवर्तन से भाग कर दिया जाए तो ऐसे में क्या प्राप्त होता है? ये हो गया डेल्टा वाई हो गया 1, डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई होता है एम पी सी और डेल्टा एस अपन डेल्टा सी होता है एम पी एस। इसका मतलब ये होता है इन दोनों का योग हमेशा एक के बराबर ही होगा। समझ में आ गया? ये इनके बीच में संबंध है। 28 अतिरिक्त मांग का कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक अर्थव्यवस्था में जितनी आवश्यक मांग होती है, अगर वस्तु की मांग उससे ज़्यादा होती है, अतिरिक्त मांग की स्थिति में हमेशा वस्तु की कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसे मान लीजिए, देखिए अर्थव्यवस्था में ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर संतुलन होनी चाहिए। यहाँ पर इतनी कीमत स्तर का निर्धारण हो रहा है, यह है ए एस और यह है ए डी। अब ए डी यहाँ ना होके कहाँ हो गया? ऊपर, ये वाला बिंदु। अब भाई अल्पकाल में पूर्ति तो बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब ये होता है ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाए पूर्ति बढ़ेगी नहीं, पूर्ति अब यहीं पर ही रहेगी, तो केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अतिरिक्त मांग होती है तो उस स्थिति में पूर्ति में परिवर्तन ना होकर केवल वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। विकास व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में विकास व्यय मतलब देश की विकास के लिए जो, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना आदि। इसके बाद बात करते हैं 31 से 38 क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर है, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों के बीच में देना है और उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग, 1 पेज या 1.5 के पेज के बीच में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। कहीं बात यह है कि यहाँ पर 8 क्वेश्चन होते हैं, केवल उसमें से 4 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने थे। यहाँ पर भी आपको 50% जो है चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन करना है। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तु का क्रय विक्रय होता है और संपूर्ण बाजार में समान कीमतें प्रचलित होती है। प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, समरूप वस्तुएं होती हैं, बाजार की दशाओं का प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है, कीमतों का निर्धारण जो है बाजार शक्तियों, मांग और पूर्ति द्वारा की जाती है। इस बाजार में प्रवेश और निकासी पूर्णतः स्वतंत्र होती है, कोई भी जब चाहे आ सकता है, कोई जब चाहे बिजनेस को छोड़ के जा सकता है। इस बाजार में विक्रय लागत शून्य होती है, मतलब सबको जब सबके बारे में पता होता है, किसी प्रकार की विक्रय लागत यानी कि विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 31, बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखनी है। बाजार कीमत और सामान्य कीमत में अंतर। बाजार कीमत अल्पकालीन कीमत होती है, जबकि सामान्य कीमत दीर्घकालीन कीमत होती है। बाजार कीमत बहुत तेजी से बाजार की गतिविधियों के कारण परिवर्तन होती रहती है, जबकि सामान्य कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। बाजार कीमत के निर्धारण में मांग पक्ष जो है प्रमुख हाथ होता है, जबकि सामान्य कीमत में पूर्ति तत्वों का अधिक योगदान रहता है। बाजार कीमत में उत्पादन लागत कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि सामान्य कीमत सदैव उत्पादन लागत के बराबर ही होती है। बाजार कीमत दोबारा उत्पन्न की जाने वाली, दोबारा उत्पन्न ना होने वाली दोनों प्रकार की वस्तुओं की हो सकती है, जबकि सामान्य कीमत केवल पुनरुत्पादीय वस्तु के लिए ही होती है। बाजार कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होता है, सामान्य कीमत केवल काल्पनिक अवधारणा है जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय होती है। ध्यान रखिए, ये अंतर है, अंतर को लिखना है। 5 नंबर का है, कम से कम 5 या 6 पॉइंट में आपको अंतर बताना ही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, समष्टि अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था की 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो 4 प्रमुख क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पारिवारिक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष परिवार क्षेत्र।
परिवार क्षेत्र उत्पादक के साधनों का स्वामी होता है, जो कि उत्पादक प्रक्रिया के लिए क्या देता है, उत्पादन के साधन प्रोवाइड करता है, बदले में साधन सेवा के बदले मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ प्राप्त करता है। उत्पादक वो क्षेत्र होता है जहां पर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इन वस्तु सेवाओं को परिवारों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधन के बदले में साधन सेवाएं दी जाती हैं। सरकारी क्षेत्र जो परिवार और उत्पादक क्षेत्रों के दोनों से कर वसूलती हैं, दोनों को सुरक्षा प्रदान करती हैं और सरकारी क्षेत्र उत्पादक और उपभोग दोनों समान रूप से होती हैं। शेष बीज निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करता है और ये सरकारी खाते पर भुगतान प्राप्त करता है और आयात का भुगतान भी करता है, मतलब ये आयात और निर्यात संबंधी क्रिया को संपन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 33, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू, कुल उपयोगिता यानी कि टीयू के बीच तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से संबंध बताना है। 5 नंबर में हो गया, 3 नंबर लिखने के, 2 नंबर तालिका वगैरह बनाने के। इसके बारे में सबसे पहले जेमांस थे जिन्होंने जो है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में महत्व स्पष्ट किया, संबंध बताया। उनके अनुसार कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में प्रमुखतः 3 संबंध है। पहला, जब कुल उपयोगिता घटती हुई होती है और बढ़ रही होती है उस समय सीमांत उपयोगिता घटती तो है लेकिन धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता हमारी अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है यानी कि 0 होती है, और जैसे ही कुल उपयोगिता हमारी घटने लगती है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जिसको हम इस चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। देखिए वर्ग, उत्पादन की मात्रा, वो उपभोग की मात्रा, कुल उपयोगिता धीरे धीरे हमारी बढ़ रही होती है, यहाँ पर स्थिर, जैसे ये स्थिर हो जाती है हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, जैसे सीमांत उपयोगिता माइनस हो रही है कुल उपयोगिता हमारी घट रही है। इसका मतलब ये होता है, इसको इस तरह से कहा जाता है, ये हो गया हमारी सीमांत उपयोगिता एमयू और ये हमारा हो गया टीयू, यहाँ पर स्थिर हो गया। जैसे ही एमयू हमारा माइनस में चला जाता है हमारा टीयू क्या होने लग रहा है, गिरने लगता है। इस चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर। अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिएगा, जैसे कि नीचे दिया हुआ है, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, कोई 5 नंबर काट नहीं सकता, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन नंबर 34, आय के चक्रीय प्रवाह में भरण और क्षरण की अवधारणाओं के भरण मतलब आना प्लस और क्षरण का मतलब होता है माइनस होना। तो भरण जिसको इंग्लिश में लीकेज बोलते हैं, इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह से पैसा बाहर निकल जाना, जैसे बचत। अगर आप बचत कर लेते हैं तो वो अर्थव्यवस्था नहीं जाता, अपने घर में रहता, वो किसी काम का नहीं रहता है। किसी अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव, जिसको रिसाव भी तब होता है जब कंपनियां और परिवार अपनी आय का एक हिस्सा बचा लेते हैं। इसलिए रिसाव या निकासी किसी अर्थव्यवस्था के लिए आय का वो हिस्सा है जो चक्रीय प्रवाह में वापस नहीं आता है। इस प्रकार से चक्रीय प्रवाह में आय के प्रवाह को कम कर देता है सरण। समझ में आ गया। और ये किस प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था रिसाव। जब 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है तो जमा पूंजी लोग जो बचत करते हैं। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वित्तीय बाजार के बिना कोई रिसाव नहीं होता है। 3 क्षेत्रीय बचत और कर जो है हमारा, क्योंकि बचत का एक हिस्सा जो कहाँ चला जाता है, घर में, और कर जो है गवर्नमेंट के पास। 4 क्षेत्रीय में बचत, कर और आयत, ये सब हमारा क्या है, विभिन्न प्रकार के रिसाव को बताता है। जबकि भरण जो होता है, इंजेक्शन, इकोनॉमी के पैसे का आना, इसका अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह के आय का जोड़ना या शामिल होना। आय के चक्रीय प्रवाह में निवेश परिवारों और फर्मों द्वारा, विभिन्न संस्थानों द्वारा शहरी बाहरी स्रोतों से उधार लाया गया, मतलब उधार लेना। अगर आप कर्जा ले रहे, कर्ज लेके अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे तो बाहर से पैसा आ रहा है। इसी प्रकार देश की विकास के लिए सरकार जो है बाहर से कर्ज लेके अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, और ये विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। जैसे 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश का होना, अगर वित्तीय बाजार नहीं है तो कोई इंजेक्शन नहीं होता है। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश और सरकारी व्यय, और 4 क्षेत्र में निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात जो है हमारा इंजेक्शन के प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35, दोहरी गणना क्या होती है और इससे कैसे दूर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोहरी गणना क्या होती है, इसे पूरा पर लिखा हुआ है, मैं खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, एक ऐसी गणना मतलब अर्थव्यवस्था में जब किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार शामिल कर लिया जाता है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को एक से अधिक बार शामिल कर लेना ही दोहरी गणना कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अनुमान लगाते केवल अंतिम मूल्य और सेवाओं के मूल्य को जोड़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी वस्तु के मूल्य को अंतिम समझ के कई बार जोड़ लिया जाता है। जैसे अगर हम चीनी के उत्पादन की बात करते हैं तो एक जो है किसान गन्ना उगाता है, गन्ने को मिल वाले को बेच देता है, मिल वाला उसे शुगर में कन्वर्ट करता है, शुगर वाला फिर उसको मिठाई की फैक्ट्री में बेच देता है, मिठाई बनाता है।
गन्ने का मूल्य 1000 रुपये हो गया, शुगर का मूल्य जो है 1500 हो गया और मिठाई का मूल्य जो है 4000 रुपये हो गया। ऐसे में अगर सबके मूल्य को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 6500। इसको तो दोहरी गणना, क्योंकि इस 1500 में किसान का 1000 रुपये मिल वाले ने दिया है। तो इस प्रकार से इस गणना से बचा जाना चाहिए। इसके लिए हमने दो प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है अंतिम उत्पाद विधि का, अंतिम उत्पाद विधि, और दूसरा होता है मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके हम इस विधि से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बैंक के अंतिम ऋणदाता के कार्य को स्पष्ट कीजिए। आपके सामने आंसर है, ध्यान में रखिएगा, मैं बताता हूं। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है जब किसी देश की किसी भी वाणिज्यिक बैंक को ऋण की प्राप्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाती है तो वो अंतिम रूप से केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाते हैं, उनकी ऋण की मांग करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक क्या ये दायित्व बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के वाणिज्यिक बैंकों की फंड की प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक उनसे उनकी जमा का एक हिस्सा अपने पास CRR और SLR के रूप में जमा रखती हैं, तो उनको ऋण प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं है, जिसको अंतिम ऋणदाता का कार्य कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर निर्धारण में मांग और पूर्ति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करते हैं लोचशील विनिमय दर का निर्धारण हमेशा किसके द्वारा होता है? उस देश की विनिमय की मांग और विनिमय की पूर्ति के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि विनिमय दर वह दर होता है जिस पर एक करेंसी दूसरे करेंसी में परिवर्तित होती है, तो दो करेंसियों के बीच में तुलना होती है। तो यहाँ पर विदेशी विनिमय के निर्धारण के लिए दो तत्व मांग और पूर्ति के द्वारा यह तय होती है, यानी कि जिस बिंदु पर विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति आपस में बराबर होती है उस बिंदु पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा आपको चित्र के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन कैसे करना आपके सामने दिया हुआ, इसको लिख लीजिए क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं आपको। तो ये हो गया कंप्लीटली पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी इसका भरपूर फ़ायदा मिले, और बने रहिए। और जो लोग भी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, डेली शाम की लाइव क्लास 8 बजे शुरू होती है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिए।